डिस्क स्लिप लेंगे हम। डिस्क स्लिप जो है ना वो क्या होती है? अच्छा, डिस्क स्लिप को समझने से पहले हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क को जो है ना वो देखना है। यानी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उनके दरमियान में एक पैडेड जो है ना वो स्ट्रक्चर होती है, पैड लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज की जन्म बनी होती है। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है सक्सेसिव वर्टिब्रेज के दरमियान, यानी तमाम जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं उनके दरमियान मौजूद होती है। काम क्या करती है? शॉक को एब्जॉर्ब करती है। मतलब सडनली अगर हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, बैकवर्ड बेंड करते हैं, या बैठे हुए हों और खड़े हुए हों तो बैठें, या इसमें हम जंप करें, या हम इसमें रनिंग कर रहे हों, भाग रहे हों, इन सारी कंडीशंस में जो है ना वो क्या होता है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है यही हमें बेंड होने में, उठने बैठने में मदद जो है ना वो देती है। इस दौरान शॉक एब्जॉर्बर का काम ये करती है और इसके अलावा मूवमेंट में हेल्प करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का नॉर्मल जो है वो फंक्शन स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसमें दो पार्ट्स जो है वो होते हैं। एक बाहर वाला जो है मतलब इसमें एनुलस फाइब्रोसिस होता है जो फाइब्रस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जबकि इसके अंदर एक सेमी जेल लाइक जो है ना वो मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ना वो कहा जाता है। यानी ये फ्लूइड लाइक जो है ना वो पोर्शन है इसका इसके अंदर जो है ना पाया जाता है इस डिस्क के अंदर। ये स्ट्रक्चर होती है डिस्क की। बाहर जो है ना वो आ गई मेम्ब्रेन, आ गई एनुलस फाइब्रोसिस, और अंदर जो है वो जेली लाइक मटेरियल आ गया न्यूक्लियस पल्पोसिस। और इस स्ट्रक्चर ने हर जो हमारा वर्टिब्री होगा उससे अगले वर्टिब्री, दो सक्सेसिव जो वर्टिब्रीज होंगे उनके दरमियान में ये मौजूद होती है और मूवमेंट में हेल्प करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ये होगी नॉर्मल कंडीशन की बात। अब हम वो बात करेंगे जब जो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है ये स्लिप हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसकी ब्रेकेज हो जाए, जिसकी वजह से जो है ना वो क्या होगा, जो हर्निया होगा या हर्निएशन ऑफ डिस्क होगी कि डिस्क जो है वो बाहर की तरफ जो है प्रोट्रूड हो जाएगी, बाहर की तरफ जो है फटकर निकल आएगी। इसको स्लिप्ड डिस्क कहा जाता है। एनुलस फाइब्रोसिस क्या करता है? ये जो हमारे पास जो है ये मेम्ब्रेन है ये फट जाती है, एनुलस फाइब्रोसिस ब्रेस्ट करेगा और इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं ये प्रोट्रूड हो जाता है, ये लटक आता है, ये निकल आता है। कहाँ से? इस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी इस पैड में से इसने बाहर की तरफ जो है ना वो आ जाना है। और जब ये बाहर आएगा तो नेबरिंग जितनी भी इसमें जो है वो होंगी स्पाइनल कोड के स्ट्रक्चर होंगे, स्पाइनल कोड के जो इसमें होंगी नर्व्स होंगी, उन नर्व्स के ऊपर जो है ना ये प्रेशर पुट करता है, ये प्रेस कर देता है उसको, जिसकी वजह से जो है ये कंडीशन काज होती है जिसको डिस्क स्लिप और हर्निएटेड डिस्क जो है ना वो कहा जाता है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? ये ट्रॉमा की कंडीशन है, सडन जो है ना वो कंडीशन होती है। जैसे किसी जगह पे जो है ना वो गिर जाएं तो गिर जाने से जो है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसकी मेम्ब्रेन जो है ना वो ब्रेस्ट कर जाए, फट जाए और उसके अंदर से मटेरियल जो है जेली लाइक सारा फ्लूइड इसका बाहर जो है ना वो आ जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज गुजरती है, एजिंग का फिनोमेना जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो इससे डी जनरेशन होती है। यानी वर्टिब्रल कॉलम से दरमियान में जो मौजूद जो होगा ये डिस्क होगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी, थिन हो जाती है। समटाइम जो है ना वो थिन हो जाती है, समटाइम जो है वो रिड्यूस हो जाती है, समटाइम जो है ना ये रप्चर कर जाती है। तो ये भी काज कर सकती है डिस्क स्लिप को या हर्निएशन ऑफ डिस्क को। इसके अलावा इसमें जो है ना वो क्या है, स्ट्रेन जो है ना वो आ सकता है। वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली मुसलसल पड़ने वाला जो बोझ है, मुसलसल पड़ने वाला जो दबाव है वो भी कॉज करता है डिस्क स्लिप को या हर्निएशन ऑफ डिस्क को। अब इसके सिम्टम्स या इलामात क्या, कैसे पता चलता है कि डिस्क जो है ना वो स्लिप हो गई है? तो ये कंटिन्यूअस जो है ना वो पेन होगी, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है ना मुश्किल रहने वाला इसमें पेन है। इसमें वीकनेस और लॉस ऑफ मसल फंक्शन, मसल्स जो होंगे बॉडी के वो वीक होने लग जाएंगे, उनमें जो है ना वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है ना नहीं होगी। इसके अलावा इसमें नमनेस आ जाती है, मतलब जो है ना बिल्कुल जो फील होना है, क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड है पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल जो है ना वो कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसमें जो है ना वो क्या है, बेहिसी सी समझ लीजिए कि यानी सेंसेशन जो है ना वो कम हो जाती है।
तो नमनेस आ जाएगी। इसके अलावा जो है वो इफेक्टेड जो एरिया होगा उसके अंदर जो है मुस्तकिल तौर पर जो भी जो चेंजेस आ रही होंगी वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो फील नहीं होंगी। मसल्स जो है ना वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। डिस्क के अंदर जो मूवमेंट्स होगी और वर्टिब्रल कॉलम की जो मूवमेंट है ये मुमकिन नहीं होगी। सिवियर केसेस के अंदर जो है जो बाउल मूवमेंट है, मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो मूव कर रही है उसकी मूवमेंट इफेक्टेड हो सकती है, और ब्लेडर के अंदर जो पड़ा हुआ यूरिन है उसको पास आउट करने में भी इश्यू जो है ना वो हो सकता है। तो ये इनके अंदर यानी ब्लेडर के फंक्शन में और बाउल की मूवमेंट में भी डिसफंक्शनिंग जो है ना वो हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका इलाज जो है ना वो क्या है। इसमें जनरली तो जो है वो क्या है, बेड रेस्ट जो है ना वो करवाई जाती है, और स्ट्रेट जो है इसमें लेटने से बॉडी जो है ना वो खुद ही इसकी रिपेयरिंग जो है ना वो कर लेती है। और इसमें चूंकि पेन कंटिन्यूस होती है, पेन किलर्स जो है ना वो दिए जाते हैं। और अगर ये सिवियर केसेस में चला गया है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब क्या ले कंडीशन ख़राब है, एक से ज़ायद जो है डिस्क इसमें इफेक्टेड हुई है, तो तब इसमें जो है ना वो क्या होता है, सिवियर कंडीशन के अंदर सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये था हमारे पास जो है डिस्क स्लिप। स्पॉन्डाइलोसिस को डिस्कस करेंगे हम। स्पॉन्डाइलोसिस जो है ना वो क्या है, डीजनरेशन है। ये वर्टिब्रेज की डीजनरेशन हो सकती है, मतलब इसमें इंडिविजुअल जो वर्टिब्रेज हैं वो डीजनरेट होके एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। समटाइम ये डीजनरेशन इंटरवर्टिब्रल डिस्क से होती है, डिस्क पतली हो जाएगी या बिल्कुल जो है उसके किनारे रगड़े जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। या फिर ये डीजनरेशन लिगामेंट से हो सकती है कि दो जो बोन्स होती हैं उनको आपस में ज्वाइन करने वाली जो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है ये फ्यूज हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। या फिर क्या होगा, वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके अंदर मौजूद जो कार्टिलेजिनियस जो पैड्स होते हैं उनमें से, इनमें से किसी भी चीज़ की अगर डी जनरेशन हो गई है तो डी जनरेशन के नतीजे में क्या होगा, इंटर वर्टिब्रल जो डिस्क होंगी या वो रिड्यूस होंगी, और जो वर्टिब्रीज होंगी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जो है मिल जाएंगे। अब इस स्पॉन्डाइलोसिस का या फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रीज का इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो है जो डिस्क होती हैं या तो वो नैरो हो जाएंगी, यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो नैरो होकर जितनी भी इसमें वर्टिब्रीज होंगी, सक्सेसिव अगर वर्टिब्रीज को हम कंसिडर जो है ना वो करें तो एक वर्टिब्री है, फिर दूसरी वर्टिब्रियन के दरमियान में जो आ रही है हमारे पास जो है ना वो डिस्क आ रही है, ये डिस्क जो है ना वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, तंग हो जाएगी। नॉर्मली थोड़ी वाइड होती है, अब इस सूरत हाल में जो है इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये नैरो जन्म हो जाएगी। अच्छा, अब नैरोइंग ऑफ इसमें कह सकते हैं हम डिस्क जो है ना वो काज होगी, तो जिसके नतीजे में वर्टिब्रेज एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, फ्यूज जन्म हो जाती हैं। समटाइम क्या होता है कि डिस्क वैसे ही टोटली जो है ना वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये इफेक्ट इसमें हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ बोन आउटग्रोथ। समटाइम जो है वो क्या होगा, बोन्स जो होती हैं इनकी आउटग्रोथ निकलती है, यानी अगर हम वर्टिब्रेज को लें तो वर्टिब्रेज में आउटग्रोथ बनती है, और ये आउटग्रोथ दूसरी बोन के साथ आपस में इनको क्या करेगी, ज्वाइन जन्म करवा देगी। समटाइम क्या होगा कि इट पुट प्रेशर ऑन द नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, कि ये जो आउटग्रोथ हैं या जो इसके दरमियान में जो है डिस्क जो कम हो रही है, तो इसके अंदर जो सारा स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, उससे जो नर्व्स पड़ी हुई हैं उनके ऊपर प्रेशर जो है ना वो पड़ सकता है। सो ये फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रीज और फ्यूजन ऑफ इसमें कह लें कि जो बोन है ये स्पॉन्डाइलोसिस को जो है ना वो काज करेगा, और ये मोस्ट कॉमन होता है लोअर बैक के अंदर, यानी लंबर जो रीजन की वर्टिब्रीज हैं, या फिर ये नेक के अंदर जिनके जिसमें मौजूद है सर्विकल वर्टिब्रीज। तो इन दो रीजन्स के जो वर्टिब्रीज हैं इनके दरमियान में अक्सर ये देखने में जो है ना वो आता है, स्पॉन्डाइलोसिस का इफेक्ट जो है ना वो देखने में आता है कि लंबर के जो हैं यानी लोअर बैक के जो वर्टिब्रीज हैं ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं, और नेक रीजन के जो वर्टिब्रीज हैं, सर्विकल वर्टिब्रीज हैं, इनके दरमियान में जो होंगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होंगी वो रिड्यूस होकर बोन्स को या वर्टिब्रीज को आपस में फ्यूज कर देंगी। अब इसके कॉजेज क्या हैं, वजूहात क्या हैं, सबसे बड़ी वजह तो इसके अंदर नेचुरल डीजनरेशन है, यानी एजिंग के साथ या नॉर्मली जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होंगी
उनमें डिस्क का अपना जो स्ट्रक्चर है वो डीजनरेट हो रहा होता है, वो रप्चर भी कर सकती है, वो रिड्यूस भी हो सकती है, वो थिन भी हो सकती है। समटाइम इसमें जो है ना वो एजिंग इसको जो है ना वो कर रही होती है, कंट्रीब्यूट कर रही होती है। इसमें जेनेटिक सम फैक्टर्स भी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी क्या होता है, जॉइंट्स का जो इशू है या इसमें जो फ्यूजन है वर्टिब्रेस की, ये कॉज हो सकती है। ट्रॉमा इसको जो है ना वो कर सकता है, यानी सडन जो एक्सीडेंटल कंडीशन है, सडन जो बेंडिंग है, सडन जो ट्विस्टिंग है, उसकी वजह से भी जो वर्टिब्रेस के दरमियान में जो आ रहा है इसमें डिस्क जो है ना वो आ रही हैं, वो डीजनरेट हो जाएंगी और ऊपर और नीचे वाली जो वर्टिब्रेस होंगी वो आपस में फ्यूज हो जाएंगी। पुअर पोस्चर है, बैठने की जो पोजीशन होती है वो भी बहुत इसको जो है ना इफेक्ट करती है। स्पेशली अभी जैसे है हम मोबाइल अगर जो है ना लेके बैठ गए और बस घंटों ये गर्दन फेंक के जो है, बच्चे हैं बड़े हैं तो वो मुसलसल जो है स्क्रोलिंग लगे रहेंगे और गर्दन जो है एक ही जब पोस्चर पे, पुअर पोस्चर पे जो है ना वो रहेगी, स्ट्रेट जो है ना वो नहीं रही है, मोस्टली बेंडिंग पोजीशन पे है और वो बेंड ही रहे, या ऐसे ही जो है ना वो लोअर जो बैक है, जो लंबर वर्टिब्रेस हैं उनके ऊपर जो कंसिस्टेंट जो स्ट्रेन है, जो कंटिन्यूस पड़ने वाला जो प्रेशर है, ये इन वर्टिब्रेस के दरमियान जो स्ट्रक्चर होगी उसको डीजनरेट करने का सबब बन सकता है। और सम टाइम इसको इफेक्ट कर रही होती है ओबेसिटी, जो मोटापा है ये भी इसको इफेक्ट जो है ना वो करेगा कि जो मतलब नेक का जो रीजन है या लोअर बैक का जो रीजन है उसके ऊपर जो है ना चूंकि पहले की निस्बत ज्यादा जो है ना प्रेशर पड़ रहा होगा, तो ये भी डीजनरेशन जो है ना वो काज कर सकता है इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है इनको। इसके इलामात जो है ना वो क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके, इसमें बैक और चूंकि ये बैक के वर्टिब्रेस जो हैं, लोअर बैक के जो वर्टिब्रेस हैं वो इफेक्टेड होते हैं और नेक के वर्टिब्रेस इफेक्टेड है। जिन वर्टिब्रेस के अंदर ये इफेक्ट आ रहा होता है, जिनमें थिनिंग आ रही होती है, जिनमें फ्यूजन आ रही होती है, वहां पे जनरली जो है ना वो पेन जो है ना पाया जाता है। स्टिफनेस होती है उस जगह के जो वर्टिब्रेस हैं उनमें स्टिफनेस आया, उनके अंदर जो इलास्टिसिटी थी, जो पहले लचक थी गर्दन के अंदर है, ये लोअर बैक के अंदर है, उसमें जो है ना वो लचक कम हो जाती है, उसमें सख्ती आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। और इसके साथ साथ जो है जो मूवमेंट होती है, जो इसमें जो है ना वो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी जो बेंड होने का, बेंड होके खड़े होने का और बैठते हुए, इस तरह बैठे हुए से उठते हुए जो इसमें रेंज ऑफ मोशन है, जो मूवमेंट है, या इवन नेक की जो मूवमेंट है, ये एक आम पर्सन की निस्बत अगर इसमें जो है स्पॉन्डाइलोसिस का इफेक्ट जो है ना वो कर रहा है तो ये ज्यादा जो है ना वो पेनफुल हो सकती है, ज्यादा इसमें जो है मूवमेंट के दौरान प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और सो इसमें होगा क्या कि वो जितना इजीली जो है ना वो रोटेशन हो सकती है, जितना इजीली जो है ना वो गर्दन को घुमाया जा सकता है या बैक को घुमाया जा सकता है, बेंडिंग जो है ना वो है, ये सारी की सारी इफेक्टेड होंगी ड्यू टू स्पॉन्डाइलोसिस। शियाटिका को देखेंगे हम। शियाटिका क्या है, कंप्रेशन और इरिटेशन। अब इसमें जो है ना वो क्या है, कंप्रेशन आ रहा है या इसमें जो है वो इरिटेशन आ रही है, मतलब कोई चीज़ इरिटेट जो है ना वो करेगी, स्पाइनल जो नर्व है, स्पेशली जो शियाटिक नर्व है, इसमें अगर कोई कंप्रेशन आता है, इसमें अगर कोई जो है ऐसी कंडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है ना वो आती है, या इसकी जो है कंडक्शन के दौरान कोई चीज़ को इरिटेट करती है, तो इससे जो है ना वो काज होता है शियाटिका। शियाटिका होता क्या है, जो लोअर बैक है यानी कमर का जो पिछला हिस्सा है यहाँ पे, और इसी तरह जो है यहाँ से पेन स्टार्ट होके रेडिएट होकर लोअर जो लेग्स हैं वहाँ तक जाते हैं, और ये इतनी स्टेबिंग जो है ना वो टाइप की होती है, इतनी मतलब पेनफुल जो है ना ये कंडीशन होती है कि जिस तरह कोई छुरी जो है ना वो डाल के या चाकू जो है ना वो डाल के जिस्म को चीरा जा रहा हो, इस तरह की मतलब ये एक कंटिन्यूस जो है ना वो रेडिएटिंग पेन जो है ना वो होगी। सो लोअर बैक को इफेक्ट करती है, इसी तरह लोअर बैक से होती हुई ये दर्द जो है बटक के जो मसल्स होते हैं इन तक, और फिर इसी तरह जो है दोनों जो लोअर लेग्स होती हैं हर एक लेग तक ये पेन की जो वेव होती है, जो लहर होती है, ये चली जाती है। अब इसमें कॉजेज क्या हैं, यानी शियाटिका या शियाटिक नर्व जो है उसमें ये जो इरिटेशन आ रही है, उसमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये पेनफुल कंडीशन जो है ना वो काज हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं। हर्निएटेड जो डिस्क है या डिस्क स्लिप जो है, इसकी वजह से क्या होता है, शियाटिक नर्व जो है उससे ऊपर कंप्रेशन जो है ना वो पड़ता है।
समटाइम जो है प्रेशर पड़ जाता है शियाटिक नर्व के ऊपर। ये फॉल होने से भी, किसी जगह पे जो है ना गिरने से भी शियाटिक नर्व जो है वो प्रिक हो सकती है। समटाइम इसमें जो है ना वो क्या होता है कि जो इम्प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंजेक्शन की, यानी बटक में इंजेक्शन लगाया गया है बटक के मसल के अंदर, और वो इम्प्रॉपर वे में लगाया गया है, प्रॉपर वे में नहीं है। हुआ क्या है कि इस इंजेक्शन के दौरान अगर जो है शियाटिक नर्व जो है प्रिक कर जाती है, और उससे जो है ना वो क्या होगा, इसमें जो है ये प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट हो सकती है। और अगर ये सारी ही शियाटिक जो नर्व है सारी ही जो है इसमें बाइसेक्ट हो रही है, या इसमें जो है वो इंजेक्शन टोटली नीचे तक जो है ना वो चला गया है, इवन इतनी ये हार्मफुल हो सकती है कि लोअर लेग्स जो है वो टोटली इम्पेयरमेंट इनकी हो जाएगी, टोटली जो है यूजलेस जो है ना वो हो जाएंगी। लेग्स के अंदर जो फ्लेक्शन है, उनका जो मुड़ना है, वो बिल्कुल ही जो है ना वो क्या होगा, ख़त्म जो है ना वो हो सकता है। तो इम्प्रॉपर जो है इंजेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन हो, या उसके ऊपर जो है ना प्रेशर हो शियाटिक नर्व के ऊपर, या हर्निएटेड डिस्क से शियाटिक नर्व जो है ये प्रिक हो रही हो, या उसमें जो है ना वो खराबी आ रही हो, किसी सडन ट्रॉमा की सूरत में, फॉलिंग की सूरत में हो सकता है। इन्फेक्शन भी समटाइम इसको जो है ना वो काज करता है, शियाटिक नर्व के अंदर जो है इरिटेशन जो है ना वो आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, या इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। इवन स्पॉन्डाइलोसिस जो है जिसमें वर्टिब्रीज आपस में फ्यूज हो रही हैं, तो उन वर्टिब्रीज के दरमियान में जो कह लीजिए जो स्पाइनल नर्व है और उससे निकलने वाली आगे जो शियाटिक नर्व है, इसमें इशू जन्म हो सकता है। और अगर ये इशू जन्म होता है तो इसको शियाटिका जो है ना वो कहेंगे। अच्छा, शियाटिका का पता कैसे चलता है कि ये इस पर्सन को शियाटिका का जो है ना वो इशू है? तो इसके सिम्टम्स हम लेंगे, जो है ना वो एक स्वेयर किस्म की जो है ना वो पेन है, लेग्स में, बैक के अंदर हो सकती है, बट्टक के मसल्स जो है ना उनके अंदर हो सकती है, फिट के अंदर हो सकती है। इसके अलावा जो है इसमें टिंगलिंग हो सकती है और नमनेस आ सकती है लेग्स और फीट के अंदर, यानी सुइयां जिस तरह चुभती हैं उस तरह की जो है कंडीशन हो सकती है। या फिर जो है ना वो बिल्कुल ही नमनेस जो है ना वो आ जाती है, मतलब सुन्न हो जाती है जो है ना टांगे और इसमें जो है वो पाँव। फिर जनरल जो है ना वो वीकनेस भी इसमें हो सकती है, और वॉकिंग के दौरान जो डिफ़िकल्टी है, बेंडिंग के दौरान जो डिफ़िकल्टी है, ये भी फेस करनी पड़ सकती है। आर्थराइटिस लेंगे। आर्थराइटिस जो है एक ऐसा इशू है जिसमें जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसमें वर्ड जो आर्थ्रो है ये जॉइंट्स के लिए है, और वर्ड जो टिस है ये इन्फ्लेमेशन के लिए है। तो आर्थराइटिस जो है ये एक डिजनरेशन है, एक इन्फ्लेमेशन है, या इन्फेक्शन है कहाँ पे, जॉइंट्स के अंदर, यानी जॉइंट्स इसमें सूज जाते हैं, उनमें सख्ती आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, पेन जो है ना वो होती है। तो ये आर्थराइटिस जो है ये डिजनरेशन है, डिजनरेटिव जो है एक डिजीज है, डिसऑर्डर है, जिसमें जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। सो डिफाइन करेंगे मैंने, सो इन्फ्लेमेटरी और डिजनरेटिव डिजीज है दैट डैमेज दी जॉइंट्स, यानी एक ऐसी इन्फ्लेमेशन, एक ऐसा जो है इन्फेक्शन, ऐसी जो है ना स्वेलिंग जो जॉइंट्स की स्ट्रक्चर को क्या करेगी, इफेक्ट जो है ना वो करेगी। अब इसके इलामात जो है ना वो क्या है आर्थराइटिस का, कैसे पता चलता है कि जॉइंट्स के अंदर ये इशू जो है ना वो आ रहा है? तो सबसे पहले तो इसमें जॉइंट्स के अंदर जो है ना वो पेन होती है। सेकंड, जॉइंट्स के अंदर जो है वो स्टिफनेस आ जाती है, सख्ती जो है ना वो आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। समटाइम इसमें जो है वो कुछ और सिम्टम्स भी देखने में आते हैं, लाइक इसमें जो है जो जॉइंट्स होंगे, जॉइंट्स के ऊपर जो है रेडनेस जो है ना वो आ जाती है, सुर्खी माइल जो है ना वो जिल्द हो जाती है ऊपर से। बाद साथ इसमें जो है ऊपर जो है वो जॉइंट्स वाला जो एरिया होगा, वो एरिया के ऊपर से जो है वो बहुत हॉटनेस उसमें फील होती है, वार्मथ उसमें जो है ना वो फील की जा सकती है। मतलब उसके ऊपर ऊपर वाली जो स्किन होगी, जो जिल्द होगी, वो गर्म महसूस होगी ज़्यादा। और इसके अलावा जो है ना स्वेलिंग हो सकती है, जॉइंट्स ऊपर से सूज सकते हैं। तो ये इलामात हैं जो आर्थराइटिस की प्रेजेंस को शो करती हैं। आर्थराइटिस 3 मेजर जो है वो इकसाम इसमें हम जो है ना वो लेते हैं। ओस्टियो आर्थराइटिस है, इसमें क्या होगा कि कार्टिलेज जो होगी एट द एंड ऑफ बोन, यानी बोन्स हमेशा जॉइंट्स के अंदर हमने जो है ना डिस्कस किया कि बोन्स जो एंड्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो कवर्ड होते हैं विद कार्टिलेज। सो वहाँ पे जो है जो कार्टिलेज होगी जो एंड ऑफ बोन पे प्रेजेंट होती है,
वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती हैं। और बोन्स के जो मीटिंग जो पॉइंट था, जो जॉइंट था, वो सॉफ्टन हो जाते हैं, वो सॉफ्ट जो है ना वो हो जाते हैं। तो इस जो है डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट को क्या कहेंगे, ओस्टियो आर्थराइटिस, यानी इसकी एक्चुअली जो है बोन के जो किनारे हैं वो सॉफ्ट भी हो रहे हैं और बोन के किनारे एक दूसरे के साथ फ्रिक्ट भी जो है ना वो करेंगे। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एजिंग, उम्र जो है ना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है वो रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है। बाद साथ ये इंजरी की वजह से जो है ना वो हो सकता है कि बोन से जो एंड हो वो बिल्कुल जो है अनकवर्ड हो जाए, कार्टिलेज उनकी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा क्या है, ओवर यूज़, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे जो है जॉइंट्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पेशली वेट बेरिंग जो जॉइंट्स होंगे उनमें। तो जितना जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होते जाते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर जो है स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आना जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। इसमें हम देखेंगे इफेक्ट, ओस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। नी जॉइंट के ऊपर है, घुटनों के ऊपर, हिप का जो है ना वो जॉइंट है। इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल जो जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जो है ओस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्ट हो सकता है। मेनली इन्हीं जगहों पे जो है कार्टिलेजिनियस जो है वो जॉइंट्स जो है ना प्रेजेंट है, तो इनको ये इफेक्ट जो है ना वो करते हैं। देन हमारे पास रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, ये इफेक्ट करती है रिस्ट को, ये वाले जो है ना वो जॉइंट्स हैं। इसके अलावा हैंड के अंदर मौजूद जितने भी जॉइंट्स हैं उनको इसने जो है ना वो इफेक्ट जो है ना वो करना है। और इसमें जो है इसका कॉज जो है ना वो क्या है, इसका कॉज है बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी बॉडी अपने ही खिलाफ जो है वो एक्शन लेना शुरू कर देती है, बॉडी अपने ही स्ट्रक्चर्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो यहाँ डैमेज वाला जो एरिया है, डैमेज वाली जो साइट होगी वो क्या होगी, वो जॉइंट्स जो है ना होंगे। अब इसका जो है ना वो रूमेटाइड आर्थराइटिस का इफेक्ट जो है ना वो क्या होता है, ये अक्सर साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को इसने जो है ना वो क्या करना है, इन्फ्लेम्ड कर देना, उसको ऊपर जो है इन्फ्लेमेशन जो है ना वो काज कर देनी है। थर्ड हमारे पास जो है ना वो टाइप है गोटे, इसको गोटे भी कहते हैं, गाउट, गाउट भी कहा जाता है इसको। तो गाउटे और गाउट आर्थराइटिस जो है ज़्यादातर जो है जो पाँव के अंगूठे होते हैं इसके ऊपर जो है ना वो देखने में आता है। इसके अलावा ये नी का जॉइंट जो है वहाँ पे भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, रिस्ट को इफेक्ट कर सकता है और फिंगर्स को भी ये समटाइम जो है ना इफेक्ट जो है वो करेगा। और इसका कॉज क्या होता है, ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो यही इंक्रीज हुआ हुआ जो यूरिक एसिड होता है इसकी क्रिस्टल्स जो है ना उनकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है जॉइंट्स के दरमियान में। सो ये जो क्रिस्टल्स यूरिक एसिड की जॉइंट्स के अंदर बनेंगी ये इफेक्ट जो है ना वो करेंगी और इससे जो है ना वो इन्फ्लेमेशन जो है वो काज होगी। सो ये हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। ऑस्टियोपोरोसिस को लेंगे हम। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या है, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, ओस्टियो फॉर बोन एंड पोरोसिस फॉर पोरस, पोर सा बन जाना, सुराख बन जाना। बोन्स अगर वीक हो जाएं, बोन्स अगर सॉफ्ट हो जाएं ड्यू टू इनसफिशेंट डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम तो इसको ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। वीकेंड बोन्स हैं, कमज़ोर हुई हुई हड्डियां हैं, मोर लायबल होती हैं, चूंकि ये वीक हैं, सॉफ्ट हैं, सो फ्रैक्चर के लिए ये ज़्यादा सूटेबल हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगी चूंकि जो है वो हार्डनेस इनके अंदर कम होती है। बोन की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, बोन के ऊपर डिपॉजिट होने वाले जो मटेरियल हैं वो कम डिपॉजिट होते हैं और ऐसी बोन्स जो है फ्रेजाइल होती, नाजुक हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। अब ये नज़ाकत वाली, ये जो सरापोर्स वाली जो बोन्स होंगी, ये बोन्स जो है इतनी ज़्यादा वेट बेरिंग जो है ना वो नहीं होंगी, इन पे ज़्यादा वजन पड़ जाए, इनके ऊपर जो है वो ट्विस्ट आ जाए, कोई हल्की सी भी बेंडिंग हो तो ये बहुत जल्दी जो है ना वो टूट सकती हैं। स्पेशली जो एजेड पीपल होंगे, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनका ही तो बोन का मैस वैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। सो बोन मैस उनका रिड्यूस होता जाएगा, तो ऐसे बोन मैस रिड्यूस्ड वाले जो बोन्स होंगी वो सारी जो है ओस्टियोपोरोटिक होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, वो वीक होती हैं। अब वजूहात देखेंगे हम कि ओस्टियोपोरोसिस को कौन कॉज करता है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ओस्टियोपोरोसिस को
कंट्रीब्यूट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के रीजन जो है ना बनते हैं। इसमें सबसे बड़ी रीजन होती है एस्ट्रोजन लेवल का लो हो जाना। फीमेल्स के अंदर स्पेशली जो है मेनोपॉज के बाद जो है एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है 35 प्लस में 40 की एज में मेनोपॉज जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीटली स्टॉप हो जाना या कि प्रोडक्शन जो है ना वो रुक जाना है। तो मेनोपॉज से बाद एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है इसका लेवल कम हो जाएगा, और ये कम हुआ हुआ इसका जो लेवल है ये मेन इसमें जो है ट्रिगरिंग जो है ना फैक्टर होता है ओस्टियोपोरोसिस का। सेकंड इसके अंदर जो है एक्सरसाइज अगर कोई बंदा जन्म नहीं कर रहा, स्पेशली फीमेल्स हमारे यहाँ की कामों में लग गए, घर के जो है ना वो एक्टिविटीज में जो है ना वो लग गए, तो उन्हें लगता है कि हम सारा दिन तो चूंकि काम करते हैं सो हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज नहीं है कि आप किचन में खड़े खड़े जो है ना वो काम कर लिया आपने, एक जगह पे बैठे बैठे कपड़े धो लिए, एक जगह पे बैठे बैठे कपड़े प्रेस कर लिए, तो ये बेसिकली एक्सरसाइज जो है ना वो नहीं है। एक्सरसाइज जो है प्रॉपर वे में जो है ना वो की जानी चाहिए थी, प्रॉपर टाइम पे जो है ना वो होनी चाहिए। नहीं कह सकते, एटलीस्ट जो है ना वॉक जो है वो लाजमी जो है ना वो अपनी लाइफ का जो है ना हिस्सा बनाइए। उससे क्या होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रहती है, इनकी वर्किंग जो है ना वो प्रॉपर वे में जो है ना वो होती रहती है। तो इनसफिशिएंट एक्सरसाइज भी कंट्रीब्यूट करती है ओस्टियोपोरोसिस को, बोन्स को जो है ना वीक करती है, ब्लड की सप्लाई जो है जनरली इसमें जो है ना क्या हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से मजीद बहुत सारे मसाइल जो है ना वो आते हैं। पुअर डाइट, स्पेशली वो डाइट जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, जिसके अंदर विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी है, ये कंट्रीब्यूट करती है ओस्टियोपोरोसिस को। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वैसे तो फीमेल में ज़रा ये कम ही है, बहरहाल फिर भी ये हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल जो है ना दुनिया की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में फीमेल भी जो है स्मोकिंग और अल्कोहल की कंजम्पशन में इन्वॉल्व होती हैं। फीमेल भी कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, अल्कोहल को यूज़ कर रही हैं। सो उन तमाम फीमेल्स के अंदर, उन तमाम जो है वो लोगों के अंदर जो स्मोकिंग और अल्कोहल के जो है हैबिचुअल होते हैं, उनके अंदर भी ओस्टियोपोरोसिस जो है वो कॉमनली देखा जा सकता है। एक और ट्रीटमेंट है जी, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इलाज हैं, बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जिनके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन है, जो कंपोनेंट है, ये इस्तेमाल होता है। तो ऐसे तमाम जो मेडिसन जिनके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना वो यूज़ होते हैं और ये लंबे अरसे तक जो है वो इस्तेमाल करते रहें, तो प्रोलॉन्ग जो इसका यूज़ होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड का, ये भी कंट्रीब्यूट करता है ओस्टियोपोरोसिस के अंदर। ये भी काज करता है बोन्स का वीक हो जाना, बोन्स का सॉफ्ट हो जाना और अल्टीमेटली जो है उनका फ्रैक्चर हो जाना। तो ये था हमारे पास जो है ओस्टियोपोरोसिस।